जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन आपका स्वागत करता हूं प्रोग्राम एक मुलाकात में। आज का जो हमारा प्रोग्राम है बेहद खास है और आज की जो पर्सनैलिटी है, इनसे एक बार पहले भी हम एक मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन इनके कॉन्फिडेंस की हमें दाद देनी चाहिए, इनकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। और शायद ये पहली पर्सनैलिटी है पिछले लगभग हमारे 4 सालों के सफ़र में, ये इकलौती ऐसी पर्सनैलिटी बनने जा रही हैं जो एक मुलाकात में दूसरी बार हमसे मुखातिब हो रही हैं। आज हम आपको डिसेबिलिटी कम्युनिटी की अगर बात करें तो उनमें से अगर कहें, हम ये कहें कि ये एक सेलिब्रिटी हैं तो कतई गलत नहीं होगा। और ये जो काम करती हैं, बहुत ही कम लोग उस काम को कर पाते हैं और बहुत सारे लोग तो इनिशिएटिव लेने से ही डर जाते हैं। तो आज हम जिनसे बात करने जा रहे हैं वो हैं विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी में स्विमर हैं। और स्विमर से आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि आज हम किनसे बात करने जा रहे हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कंचनमाला पांडे जी से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो उड़ान पर प्रोग्राम एक मुलाकात में। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने क्वालिफाई कर लिया वर्ल्ड पैरा चैंपियनशिप के लिए और आप इकलौती फीमेल हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे अभी फाइनल में। जी जी जी, तो बहुत मुबारकबाद मैम आपको इसके लिए। थैंक यू सो मच। तो ये कब से आपकी तैयारी हो रही थी और इससे पहले भी क्या आप वर्ल्ड चैंपियनशिप में जा चुकी हैं? थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। सर देखिए, मैं 2006 से इंटरनेशनल खेल रही हूँ और ये मेरा सेकेंड वर्ल्ड चैंपियनशिप होगा। मैं 2015 में भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में जा चुकी हूँ, स्कॉटलैंड में हुआ था। उसमें आपने सिल्वर लिया था, राइट? नहीं जी, नहीं, उसमें मैंने सिर्फ पार्टिसिपेशन किया था। सिल्वर मेडल जो अभी हाल ही में जर्मनी में जो एक वर्ल्ड सीरीज कंपटीशन हुई थी 3 से 9 जुलाई, उसमें मैंने सिल्वर मेडल लिया है, जो रिसेंटली हुआ है। चलो, उसके लिए भी आपको बहुत मुबारकबाद। थोड़ा सा अपने विजन के बारे में बताएं कि ये आपको कब से है, जो नए लिसनर सुन रहे हैं उनके बारे में, कि डिसेबिलिटी आपको कब से है और ये स्विमिंग की फील्ड कैसे चुनी आपने? सर देखिए, मैं बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ, आरपी है मेरा प्रॉब्लम। और जो मेरा स्विमिंग है, इसका किस्सा ऐसा है कि मेरे पापा हॉकी खेलते थे, पापा भी स्पोर्ट्स पर्सन थे। तो जब मैं 10 साल की थी, तो मैं पहली बेटी हूँ मेरे पापा की, हम 4 बहनें एक भाई है। तो पापा को ये लगता था कि मेरे बच्चे भी गेम में जाए, बट ग्रुप गेम मैं नहीं ले सकती थी क्योंकि विजन का प्रॉब्लम था। तो स्विमिंग का एक ऑप्शन अच्छा लगा पापा को, और एक्सरसाइज के लिए पापा ने गेम में मुझे डाला था बिकॉज मैं बहुत वीक थी। कोई फिजिकल एक्टिविटीज नहीं होती थी मेरी, इसलिए बहुत वीक थी, तो एक्सरसाइज के लिए लगाया था। फिर मैं स्विमिंग सीख गई, मुझे पानी से अटैचमेंट था, डर नहीं था तब पानी के लिए मन में। तो फिर तब से स्विमिंग स्टार्ट हो गई। 11 साल की थी तब से मैं फिर कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने लगी। अभी उसको लगभग 16 साल हो गए हैं मैं स्विमिंग स्टार्ट किए हुए। तो मेरा जो कंपटीशन खेलने का सिलसिला है, मतलब जब 2001 से 2001-2 से तब से ये जारी हुआ है और अभी भी चालू है। तो आपने बोला कि अब पानी से अटैचमेंट हो गई है, और स्विमिंग के खिलाड़ियों के लिए कहा जाता है कि स्विमिंग के खिलाड़ी और मछलियां, इनका पानी से बड़ा नाता रहता है, और पानी के बिना जैसे मछली का हाल होता है वैसे ही स्विमर का होता है। हाँ जी, बिल्कुल होता है। तो ये बताएं कि आपने बताया आपको आरपी की प्रॉब्लम है, तो जब आपने खेलना शुरू किया था उस टाइम पे क्या विजन था आपका, और अब कितना है अगर है तो? जी नहीं, मैं पहले से ही, मेरा विजन 100% में ब्लाइंड हूँ, पहले से ही मुझे नहीं था, मतलब। अच्छा, तो बिगिनिंग मतलब से मैं आरपी का सर ये होता है ना कि धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, लेकिन मेरा बचपन से ही ऐसा था, बचपन से ही मुझे नहीं था ये। पहले आपकी फैमिली को भी आपकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि उन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया और स्विमिंग में आपको उन्होंने किया। तो बिगिनिंग में थोड़ा बहुत डर तो होगा कि दिख नहीं रहा पानी के अंदर जाना नहीं सर, क्या था ना, पापा के स्पोर्ट्स पर्सन थे, तो मम्मी लोग डरते थे। मम्मी, जो दादी हमारी, मैं जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो जो घर की लेडीज थी वो काफी डरी हुई थी कि नहीं काय के लिए डालते हो, बोले मर जाएगी बच्ची, दिखता नहीं है। और स्विमिंग ऑब्वियस सी बात है ना, मतलब जान जाने का सबसे बड़ा खतरा ही रहता है कि डूब जाए तो फिर कुछ मिनटों की बात है। और तो उनका था बस, बट पापा का नहीं था। पापा को
मतलब डर नहीं था, और मेरे भी मन में नहीं था डर। मतलब मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ या ऐसे नहीं, मतलब ऐसे आर्टिफिशियली मैं नहीं बता रही हूँ। मुझे याद है कि मुझे जब मैं पानी में पहली बार उतरी थी तो गहराई की तरफ मैं जा रही थी, बस खड़ी हुई थी पानी में और टटोल रही थी। मतलब वॉल कैसे, स्विमिंग पूल कैसे होता है, 10 साल की ब्लाइंड बच्ची को कैसे मालूम, वो नहीं मालूम होगा। तो मैं एक्सप्लोर कर रही थी, मेरी आदत थी पहले से, अभी भी है कि मैं एक्सप्लोर करती हूँ चीजों को। तो मैं देख रही थी, तो मैं गहराई की तरफ जा रही थी, तो जो मुझे सिखा रही थी उसने मुझे बोला कि बेटा वहां मत जाओ, गहरा है। मैंने कहा देखने तो दो, एटलीस्ट मेरे मुंह तक तो पानी आने था। बोले नहीं, आपका पहला दिन है बेटा, आप ऐसे मत करो। तो ये मैंने चीज आपको इसलिए बताई ना, क्योंकि मेरे मन में डर होता तो मैं ऐसा नहीं करती। अच्छा, मेरे मन में नहीं था। अब तो आप काफी देर से स्विमिंग में हैं और काफी आपके बारे में पढ़ने को मिलता है और काफी प्रोग्राम्स में भी आपको सुना है। तो स्विमिंग का इंडिया में डिसेबल के लिए क्या स्कोप है, आप देख रही हैं? क्या कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है? देखिए, स्विमिंग पहले तो ये था सर कि स्विमिंग सिखाने से भी कोचेस है वो मना कर देते थे। हम स्विमिंग करते थे। अब मेरे को स्विमिंग करने के लिए स्टार्ट किया, पापा ने इनिशिएट किया, एक कोच ने इनिशिएट किया, बट वहाँ के बाकी कोचेस ने जो मुझे सिखाते थे उनको अपोज किया। और फिर जब मैं स्विमिंग सीखी उसके बाद मुझे ऐसे कई किस्से सुनने को मिले कि हम जाते हैं लेकिन हमें सीधा मना कर देते हैं कोचेस कि भाई हम नहीं सिखा सकते। तो अभी थोड़ी हालत बदली है कि डिसेबल्ड लोगों को स्विमिंग सिखाया जाता है, और अभी डिसेबल्ड लोगों का परफॉर्मेंस भी, जैसे पैरा स्विमिंग पहले इंट्रोड्यूस नहीं था हमारे इंडिया में, अभी से है। तो इसकी वजह से बढ़ावा मिल रहा है, मतलब इस लेवल पे अगर देखा जाए तो ये डिसेबल्ड लोगों को स्विमिंग सिखाया भी जा रहा है और कर भी रहे हैं डिसेबल्ड लोग, काफी संख्या बढ़। आपको भी ऑफर आती होंगी कोच बने हमारे, हमें गाइड करें? हाँ जी, पहले आती थी, बट वही उन लोग को ये नहीं पता होता है कि टोटली ब्लाइंड स्विमिंग नहीं सिखा सकता। फैक्ट को मानना पड़ेगा, टोटली ब्लाइंड पर्सन स्विमिंग नहीं सिखा सकता। और ये है ना कि जैसे पहले हम कंपटीशन खेलते थे, तो कंपटीशन का जो लेवल था वो कम था, मतलब पार्टिसिपेंट ज्यादा नहीं होते थे। तो अभी साल जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है ना, कंपटीशन का लेवल इंडिया में भी काफी हाई हो रहा है, पार्टिसिपेंट्स बढ़ रहे हैं। तो इसी से हमको पता चलता है कि डिसेबिलिटी में भी, डिसेबल्ड फील्ड में भी स्विमिंग, मतलब लोग ज्यादा इंट्रोड्यूस हो रहे हैं स्विमिंग में। स्टडी के साथ साथ स्विमिंग को देखना कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? सर ये चैलेंजिंग तो था, क्योंकि मैं 10 साल की थी तब से स्विमिंग स्टार्ट किया। फिर स्विमिंग एक करियर का मेरे पार्ट बन गया, आज भी क्लास स्टडी। तो मैं मॉर्निंग में, इवनिंग में प्रैक्टिस करती थी, दिन में स्टडी करती थी। तो दिन में मतलब स्कूल में जाती थी, और फिर 10th में भी मुझे डिस्टिंक्शन था, 75% मिले, 12th में भी था। तो मैंने पढ़ाई की, लेकिन ये होता है कि ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप स्विमिंग में भी गोल्ड मेडल लाओ और भाई पढ़ाई में भी मेरिट में आ जाओ, इतना तो हमसे नहीं हो पाया। पर ठीक है, एक एवरेज हमारी पढ़ाई थी, पढ़ाई भी करनी पड़ी, क्योंकि हमारे यहाँ पढ़ाई नहीं करोगे तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे आगे। तो पढ़ाई का बैलेंस बनाना मुश्किल इसलिए होता है ना, क्योंकि आप अगर स्पोर्ट्स को किसी चुन लेते हो आपके करियर में, तो आपको कोई और भी फिजिकल एक्टिविटी वाला स्पोर्ट्स को थकान इतनी हो जाती है आपकी प्रैक्टिस से कि बाकी चीजों से थोड़ा ध्यान हट जाता है। यह है कि पूरा साल हमको पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिल जाता, फिर लास्ट के 2 महीने अच्छा चलो पेपर आ गया, क्या पेपर पास करना है, पढ़ो, ये कंडीशन में हमने पढ़ा। आप बाय प्रोफेशन क्या करती हैं स्विमिंग के अलावा? जी, मैं फिलहाल रिजर्व बैंक में हूँ, नागपुर में असिस्टेंट। तो बहुत सारे लोगों को ये भी मानना था कि ये जानना चाहते थे कि ये जो आपको जॉब मिली है, तो ये आपको स्पोर्ट्स कोटे में मिली है जहाँ आपने एग्जाम देके? जी नहीं, ये गलतफहमी बहुत लोगों को होती है, और जो मुझसे पहली बार मिलता है वो मुझसे यही पूछता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे स्पोर्ट्स कोटा में जॉब नहीं लगी है, मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू ही ये जॉब मिलाई है। क्या गवर्नमेंट ने ऑफर किया आपको स्पोर्ट्स कोटे में कोई जॉब? देखिए क्या था ना, मैंने हमारे स्टेट गवर्नमेंट का, मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो हमारे स्टेट गवर्नमेंट का जो एक जीआर था कि भाई नेशनल इंटरनेशनल मेडलिस्ट को हम लोग जॉब देंगे, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। तो उसमें मैं क्लास 1 की जॉब के लिए बिल्कुल परफेक्ट बैठती थी। मैंने अप्लाई भी किया, मेरा फाइल पास भी हो गया, बट पता नहीं कहाँ जाके अड़ गया वो पॉलिटिकल इश्यूज में, आई डोंट नो, इस वजह से 2-3 साल तक वो फाइल अटकी रही। 2012 के बाद मेरा ग्रेजुएशन भी हो गया, मतलब ग्रेजुएशन भी मैंने फिर कर लिया कंप्लीट।
से, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे जॉब नहीं दी। वो यही बोलते रहे कि भाई जब वैकेंसी निकलेगी तब हम करेंगे। तो मैंने सोचा यार इसका वेट करने से अच्छा है कि खुद पढ़ो, पढ़ाई करके एग्जाम के लिए प्रिपेयर होके और फिर जॉब ले लो, क्योंकि 2-3 साल से ज्यादा मैं और क्या वेट करती। जी जी। जॉब मतलब तो इसका मलाल रहा आपके लिए नहीं, बाकी सबके लिए भी, क्योंकि जब एक आदमी के लिए रास्ता खुलता है तो बहुत सारे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। तो क्या इसका मलाल रहा आपको? देखिए क्या था ना, मुझे दुख होता था तब कि ऐसा मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ, मतलब खेल रही हूँ, फिर मेरे गेम से भी मन उठ जाता था कि मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ लेकिन मुझे गवर्नमेंट जॉब तो नहीं दे रही है। लेकिन फिर मैंने पढ़ाई में वो किया और एग्जाम देके पास हो गई। फिर ये किया मैंने कि आरबीआई में जब आई तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने स्टेट गवर्नमेंट से वापस मांग दिए। मैंने बोला नहीं, अभी आप मुझे जॉब दोगे भी तो मुझे नहीं चाहिए आपकी जॉब, बिकॉज मैं इतनी अच्छी जगह पे हूँ अभी, और जब मुझे चाहिए थी तब उन्होंने नहीं दी। तो मैं खुद वहाँ गई पूना में और मेरे सारे डॉक्यूमेंट वापस लेके आई। लेकिन अभी मुझे कोई मलाल नहीं है। बस मुझे बुरा ये लगता है ना कि कई लोग हैं, कई डिसेबल्ड लोग हैं जिनका अभी भी पेंडिंग है, और जीआर के तहत कितने लोगों को जॉब देनी चाहिए बट एक को भी अभी तक मिली नहीं है। तो हमारे यहाँ जीआर से ऐसे ही निकलते हैं और ठंडे बस्ते में बस पड़ जाती है चीजें, तो पड़ जाती है। मुझे नहीं मिली, इसका मलाल अभी मुझे इसलिए नहीं है क्योंकि अभी मैं जॉब पे हूँ। अगर मुझे जॉब ना होती तो मुझे दुख होता रहता, लेकिन मुझे दुख बाकी लोगों के लिए होता है कि जो लोग अभी भी बेचारे वेट कर रहे हैं। अब मैंने पढ़ लिया, पॉसिबल सर, ये तो जरूरी नहीं ना कि हर कोई पढ़ के एग्जाम क्रैक करके जा पाए। हर मतलब वो उसकी कमी तो नहीं होगी ना कि वो पढ़ नहीं पाए, उसको नहीं हो पा रहा, लेकिन उसका तो नुकसान हो ही रहा है ना, जो ये नहीं, जिसको नहीं मिल रहा है। तो ये जानना चाहता था मैं, तो ये बताएं मैम कि स्टडी की भी हमने बात की और इन अपॉर्चुनिटीज की बात की। तो आप स्पोर्ट्स के जब आप फेमस हो जाते हैं तो आपको डिसेबिलिटी कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट करना पड़ता है। आप चाहे मन में हो या ना हो, एक कम्युनिटी की बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रहती है आप लोगों से। पिछले 10 सालों में जो मैं देख रहा हूँ, मेरा तजर्बा है, स्पोर्ट्स ऊपर आया है काफी डिसेबल का, हर फील्ड में, चाहे हम क्रिकेट की बात करें, स्विमिंग की बात करें, और चाहे हम चेस की बात करें। लेकिन और जो डिसेबल कम्युनिटी के जो हम डिसेबिलिटी फील्ड के खिलाड़ी होते हैं, उनको मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है एज कम्पेयर टू अदर। सभी करते हैं लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है। लेकिन बावजूद इसके उनको फैसिलिटीज, प्राइज मनी, अदर जो बेनिफिट्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो इसके बारे में क्या कभी आप लोग बात करते हैं जब मिनिस्टर से बात होती है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को लिखते हैं, जब कुछ ऐसा होता है? तो देखिए यार, क्या है ना कि ये आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल सही है। जैसे एशियन गेम में एबल बॉडीड कोई स्पोर्ट्स पर्सन मेडल ला रहा है, उसको पैसा मिल रहा है। डिसेबल लोगों को पहले नहीं मिलता था। मैं 2 एशियन गेम खेल चुकी हूँ, तब हमको पैसा नहीं मिलता था। अभी 2014 में जो एशियन गेम हुए तब से इन्होंने पैसा देना चालू किया, ठीक है। तो अभी जितना पैसा डिसेबल लोगों को मिलता है ना, उससे कम ही मिलता है। मतलब शायद मैं कंफर्म नहीं मुझे बता सकती, लेकिन शायद ऐसा है। तो इसके बारे में सर होना चाहिए, मतलब बोलना चाहिए। जैसे मैं बताती हूँ क्या होता है, जैसे अभी मैं आपको एक रिसेंट एक्सपीरियंस बता रही हूँ जिससे मैं अभी जिसको फेस कर रही हूँ। अभी मैं बर्लिन में जाके आई, वहाँ ये हुआ कि हमारा 5 स्विमर का गवर्नमेंट अप्रूव टूर था, ये गवर्नमेंट सैंक्शन टूर था। और गवर्नमेंट सैंक्शन टूर था और उसके बावजूद गवर्नमेंट ने साई ने पीसीआई, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के थ्रू जाती है ना टीमें बाहर, हमारी डिसेबल जी, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के अकाउंट में पैसे डाले। अब पैसे डाले, इन्होंने हमें लेटर भी दे दिया कि गवर्नमेंट ने आपका सैंक्शन कर दिया है। अब फिर हमें इन्होंने बताया कि हमारा अकाउंट तो ये ब्लॉक है, हम तो पैसा नहीं निकाल सकते, विड्रॉ नहीं कर पा रहे। आप एक काम करो, हम आपको सिर्फ एयर टिकट प्रोवाइड करेंगे, आप खुद का खर्चा खुद करो। वहाँ होटल, लॉजिंग, बोर्डिंग, ट्रैवलिंग, वहाँ का लोकल जो भी होगा वो आपको खुद को करना पड़ेगा। ये हमें बात बताई जा रही है, 1 तारीख को जाना था, ये बात हमें बताई जा रही है 25 तारीख को, 25 जून को बताई जा रही है। अब मैंने कहा ये कैसे, मैं खुद बैंकर हूँ, मैंने कहा उनको कि सर ये कैसे हो सकता है, आप हमको 5 दिन पहले बोल रहे हैं, हम कैसे जाएंगे। अब आपको अगर पीसीआई को पता है कि अकाउंट ब्लॉक है तो ब्लॉक अकाउंट नंबर दिया क्यों साई को, अब कैसे जाएंगे। तो फिर फाइनली बाकी लोगों ने क्या किया मुझे नहीं पता, बट मुझे लोन लेके जाना पड़ा। मुझे
मैंने लोन लिया कहीं से, मेरी क्रेडिट सोसाइटी से, और मैं गई क्योंकि मुझे तो क्वालिफाई करना था। वहां जाके भी जो कोच हमारे साथ दिया वो इररिस्पॉन्सिबल था, टोटली इररिस्पॉन्सिबल। जो उसने रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने निभानी चाहिए। वहां जाके मैंने देखा कि मेरा जिस इवेंट में मेन एंट्री था वो इवेंट में गायब है एंट्री, और किसी और इवेंट में मेरी एंट्री है। तो वहां जाके वो कोच का काम था कि भाई यहाँ से अगर ये लोग एंट्री भेज रहे हैं इंडिया से, आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, इंडियन स्विमर का नाम भेजो, तो कौन सी इवेंट में कौन सी एंट्री भेज रही हो आपको पता होना चाहिए। वहाँ कोच को कुछ भी नहीं मालूम। मैंने वहां जाके आईपीसी इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के डेलीगेट से मिलके मैंने उनको रिक्वेस्ट किया। मैंने कहा सर देखिए मेरा इवेंट में गलत एंट्री आई है, तो प्लीज आप मुझे चेंज करके दीजिए। सेकेंड डे मेरा इवेंट था, मैंने 7 जुलाई को ये काम किया। सेकेंड डे 6 जुलाई को मेरा इवेंट था। उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और मेरा इवेंट चेंज कर दिया। उसके बाद मेरे कोच को ये मैंने बात बताई, उसके बाद वो गया, तब तक मेरा इवेंट चेंज हो गया। अब ये काम कोच का था। अब देखिए डिसेबल्ड लोगों के साथ, अब मेरे साथ मेरी एस्कॉर्ट थी, और जिसके साथ एस्कॉर्ट नहीं होता वो बंदा क्या करता, कहाँ जाता ना। मतलब कहीं जो थोड़ा सा प्रोएक्टिवनेस दिखाए उसका फायदा होगा। अगर मेरी जगह कोई ऐसा बंदा होता कि जिसको कुछ मालूम ही नहीं और पहली बार जा रहा है, उसका तो नुकसान हो जाता। जिस इवेंट में प्रैक्टिस नहीं की है उसमें उसका पार्टिसिपेशन दिया जा रहा है। तो ये सब गड़बड़ी हुई। वापस आके क्या हुआ कि अब मैंने वहां जाके चारों इवेंट जो पार्टिसिपेट किए थे, वहां चारों इवेंट में वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया और सिल्वर मेडल किया आया। वापस आके मुझे मीडिया ने पूछा क्या हुआ, तो मैंने सारी घटना उनको घटी हुई बता दी। अब अगर मैं चाहती तो मैं चुप बैठ सकती थी, बट सर किसी को तो आवाज उठाना था। बिल्कुल। आज चारों मेरे 4 स्विमर और है जिनका खुद का पैसा भी गया है, बट वो नहीं बोल रहे थे। वो लोग डरते हैं कि यार हम लोग बोलेंगे तो हमारे करियर का नुकसान हो जाएगा। अब ये डर के ये हालत थोड़ी है। तो आज मेरे साथ हुआ, ये बहुत ही इनटॉलरेबल था क्योंकि मैं इतने सालों से खेल रही हूँ, आज तक कभी नहीं हुआ। तो ऐसे कई लोगों के साथ होता आ रहा है, बट कोई आवाज नहीं उठाता इस डर से भाई मेरा नुकसान ना हो जाए। तो मीडिया रिपोर्टों में ये जो छपा है कि आप वहाँ पर पैसे मांग रही थी, ये कहाँ तक दुरुस्त है? नहीं सर, ये तो मिर्च मसाला लगा के वहाँ पे डाला गया है। पैसे मांग रही थी ऐसा बिल्कुल, मतलब यहाँ पे बहुत बेगिंग वगैरह बहुत ऐसे वर्ड यूज किए गए। हाँ, ऑलमोस्ट बेगिंग, हर अखबार में बेगिंग छपा है। हाँ वही वो गलत छापा गया है, उस तरह की चीजें नहीं है। अब ये ना कि आप मीडिया वालों को एक चीज बताते हो तो 2 चीजें छपवा देते। ये किस्सा मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ था कि वहाँ पर ट्रैवलिंग का सबका खर्चा हमें करना था। तो वहाँ ट्राम स्विमिंग पूल से होटल और होटल से स्विमिंग पूल तक ट्राम से ट्रैवल करना था। तो उसकी पासेस निकालनी होती है जो कि कोच निकालने वाला था, जो कोच था। तो हम पहले दिन गए तो फिर कोच ने बोला कि चलो बाद में निकाल लेते हैं। बोले यार पासेस अभी चलो प्रैक्टिस के लिए, हम कल निकाल लेंगे। तो फिर ये हुआ, हम स्विमिंग पूल पे गए। स्विमिंग पूल से वापस आते पासेस, हम लोग पासेस नहीं, मतलब हम विदाउट टिकट थे। कोच ने ये बोला कि चलो यार, बोले कुछ नहीं होता, पासेस कल निकाल देंगे। हमने कहा ठीक है भाई, कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो, हम कहाँ घूमेंगे। तो वापस जब हम उसी दिन स्विमिंग पूल से आ रहे थे तो हमें टिकट चेकर ने पकड़ लिया। और मेरे साथ एक स्विमर था, मेरी सिस्टर थी और मैं थी। कोच तो क्या हुआ था ना, सबने अपना अपना होटल बुक किया, तो सब अलग अलग होटल से रुके, तो पूरा अलग अलग आगे पीछे निकले। तो टीसी ने हमें पूछा कि आपके पास पास है क्या? हमने बोला नहीं है पास। तो बोले आपको फाइन करना पड़ेगा, अदरवाइज हम यूरोपियन यूनियन के थ्रू आपके इंडिया में क्राइम रिपोर्ट भेजेंगे। हमने कहा ये तो गड़बड़ हो गई। उस टाइम पे मैं स्विमिंग पूल से होटल जा रही थी, तो उसने मुझे फाइन लगाया 120 यूरो। मैंने सिर्फ खाने, क्योंकि उसके बाद मुझे सीधे लंच में जाना था, तो मैंने सिर्फ खाने के लिए पैसे रखे थे, बाकी पैसा सारा होटल पे रखा था। तो मैंने अपने साथी को बोला भाई कि देखो वो स्विमर था मेरे साथ, उसको मैंने बोला कि भाई तू मुझे अभी पैसे दे दे, इस वक्त तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुझे होटल पे जाके वापस कर दूँ, क्योंकि उस वक्त मेरे पास मैंने अपने पैसे कैरी नहीं किए। तो उसने मुझे पैसे दिए, अगर वो मुझे नहीं देता तो शायद मैं प्रॉब्लम में फंस जाती। तो फिर होटल पे जाके मैंने उसको रिटर्न किया। बस ये इतना किस्सा है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कोच का था। बस आपके कोच मुझसे पूछ रहा है कि क्या हुआ। ये कोच, इनका नाम आप मेंशन कर सकती हैं क्या? क्योंकि बिल्कुल, ये कंवलजीत सिंह संधू है, जिनके साथ मैं पहली बार गई हूँ। ये इंडिया टीम के साथ इसके पहले जा चुके हैं, नहीं जा चुके, मैं नहीं जानती। तो क्या इनके खिलाफ आपने पार्लियामेंट कमेटी को कंप्लेन की है कि इस तरह का बिहेवियर रहा
मुझे फाइन लगा और मेरी इवेंट भी गलत में था, वहाँ कोऑपरेट नहीं किया, तो हैव यू सबमिटेड द रिपोर्ट और एनी ऑफिशियल कंप्लेंट टू? सर ये है कि ऑफिशियल कंप्लेंट मैंने पीसीआई को लिखा, आके पीसीआई को मेल किया, पैरालंपिक कमेटी ऑफ, बिकॉज ये कोच पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया था जी। अब वापस आके मुझे मीडिया ने पूछा, जो मैंने सही से बता दिया जी। अब इसके बाद अब मिस्टर हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर जी है गोयल जी बोला है कि 10 दिन में जांच की जाएगी। जी। 10 दिन वेट करते हैं, क्या जांच होगी देखते हैं इसमें। बिल्कुल 10 दिन तो वेट करना पड़ेगा ना। और आपने जो अभी तभी हम आपसे इंटरव्यू करना चाहते हैं ताकि कम्युनिटी में जो सही खबर है लोगों में पहुंचे। जो रिस्पांस आया पार्लियामेंट कमेटी ऑफ इंडिया का, उन्होंने कहा है कि हमारे जिस ऑफिसर ने पैसे को देना था वो छुट्टी पे थे, तो उन्होंने ये अकाउंट ब्लॉक वाली बात नहीं बताई, उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया कि वो छुट्टी पे थे, छुट्टी पे आने के बाद उनको पैसा मिल जाना था। अरे नहीं सर, ये तो पता नहीं मुझे, बट मिनिस्टर गोयल जी, मैंने न्यूज में देखा, ये न्यूज में पढ़ा है मैंने। डॉक्यूमेंट में बताती हूँ ना, डॉक्यूमेंट सबमिट किया है सर, कॉपी दिखाई है गोयल सर ने कि 22 तारीख को पीसीआई के अकाउंट में, 22 जून को पीसीआई के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो गया। ये डॉक्यूमेंट है। तो इसके लिए क्या आप गवर्नमेंट को भी जिम्मेवार ठहराती है, या सारा पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया है उसी को सारा दोष देना? देखिए गवर्नमेंट में मैं नहीं जानती सर गवर्नमेंट ने क्या हुआ, बट गवर्नमेंट ने पैसा देना था, गवर्नमेंट ने पैसा दे दिया था। मैं गवर्नमेंट को आप नहीं कुछ ब्लेम कर रही हूँ, मैं डायरेक्टली पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया को ब्लेम कर रही हूँ, क्योंकि ब्लॉक अकाउंट नंबर काहे के लिए देना ना, अगर पता है आपको। भाई अभी एथलेटिक टीम गई है लंदन में, अभी एथलेटिक टीम गई है तो उनका पैसा आया, वो भी तो गई है ना, उनमें से कोई बंदा मुझे नहीं लगता खुद का पैसा खर्च करके गया। और काफी लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, अभिनव बिंद्रा जी। सुनिए ना सर, जी, मैं जी। क्या बोल रही हूँ, एथलेटिक टीम के लिए पैसा है तो स्विमिंग टीम के लिए क्यों नहीं है? बिल्कुल। मेरे को ये नहीं समझ में आएगा। बिल्कुल। हम तो स्विमिंग वाले 5 ही थे, एथलेटिक वाले तो हमसे डबल होंगे, है ना? तो ये ऐसा क्यों हुआ? और मुझे ये बताइए, मैंने जब पैरालंपिक कमेटी ऑफ, मैं गवर्नमेंट को इसलिए ब्लेम नहीं कर सकती ना सर, क्योंकि गवर्नमेंट ने पैसा दे दिया जी। गवर्नमेंट को मैं कुछ नहीं बोल रही, तो बस गवर्नमेंट ने जांच का ऑर्डर भी दे दिया जी। ऑर्डर भी दे दिया है, तो उनके तरफ से नेगेटिव कोई चीज है ही नहीं। अब ये है कि पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया ने हमको जो बोला था कि आप खुद का पैसा करो, खर्च करो, हम वापस आके दे देंगे। मैंने ये बोला कि सर एक काम कीजिए, आप ना मुझे रिटर्न में दीजिए कि अभी हमारा अकाउंट ब्लॉक है, अभी हम आपको पैसा नहीं दे सकते, अभी आप खुद का पैसा खर्च करो, बाद में हम आके रिइंबर्स करेंगे। ऐसा मेल करो मुझे ताकि मैं लोन ले पाऊँ, कुछ तो डॉक्यूमेंट, आई हैव टू सबमिट द डॉक्यूमेंट ना। राइट। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं नहीं तो गलत हो जाएगा, बोले हम नहीं दे सकते आपको रिटर्न में। तो वही बात तो ये समझ में आती है कि कुछ तो झोल है ना, रिटर्न में क्यों नहीं दे सकते? सिंपल बात है, अगर मैं आपको रिटर्न में मांग रही हूँ, आप नहीं दे रहे हो, आप मुझे बोल रहे हो कि लाखों का तुम खर्च करो ओरल कमिटमेंट पे हमारे ट्रस्ट करके, हाउ कैन आई ट्रस्ट एंड व्हाई शुड आई ट्रस्ट? एग्जैक्टली। ओके, तो ये बताएं कि दो बातें यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोग करियर के लिए डरते हैं, आवाज नहीं उठाते हैं, तो हाउ डिड यू गेट दिस करेज टू फाइट और टू स्टैंड अगेंस्ट दिस प्रॉब्लम? और दूसरी चीज, इसके आने के बाद बहुत सारे स्टार्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, महेश भूपति जी, अभिनव बिंद्रा जी, और कई लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और ट्विटर पे बहुत सारे जर्नल जो पीपल हैं वो भी आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और मीडिया ने भी आपको अच्छी कवरेज दी है, चाहे वो थोड़ा बहुत उन्होंने मिस इंटरप्रेट करके दिया है, लेकिन उन्होंने आपकी खबर को काफी हाईलाइट किया है। तो ठीक है, मीडिया को मिस इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए, लेकिन वी शुड आल्सो थैंक मीडिया फॉर हाईलाइटिंग दिस इशू, क्योंकि मीडिया डिसेबिलिटी के बहुत कम इश्यूज को हाईलाइट करती है। जी जी। तो इस दोनों पर आपको ये करज कैसे आया, और व्हाट वुड यू लाइक टू से महेश जी, अभिनव बिंद्रा जी और बाकी सारे लोग जो आपका सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए पहली बात तो मैं, जो मेरे साथ खड़े हुए हैं ना, अभिनव बिंद्रा जी, महेश जी, जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है, मैं सच में उनको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि देखिए आज तक मुझे नहीं लगता कि किसी डिसेबल्ड स्पोर्ट्स पर्सन के लिए इतनी बड़ी मीडिया में कोई न्यूज छपी होगी, और ये लोगों ने मुझे साथ दिया है। ये लोग, क्योंकि ये लोग भी खुद इसी तरह की चीजों से गुजरे होंगे, नहीं गुजरे होंगे, मुझे नहीं पता, बट इन लोगों ने मेरा साथ दिया है और अभी भी दे रहे हैं। वो प्रैक्टिकली कई बार वो ट्वीट कर रहे हैं, कई बार लोगों का जवाब दे रहे हैं, तो आई रियली थैंकफुल टू देम। और करेज तो सर देखिए ये है ना कि मैं जब मेरे साथ मतलब पिछली बार, अभी मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर रही हूँ, मैं रिसेंट आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। मार्च में अभी एक कंपटीशन होने वाला था ऑस्ट्रेलिया में, ओपन चैंपियनशिप था, उसके लिए सिलेक्शन ट्रायल करवाए गए हमारे पीसीआई ने।
सिलेक्शन ट्रायल करवाए गए, उसमें मैं क्वालिफाई कर रही थी, फिर भी मेरा नाम काट दिया गया ऑस्ट्रेलिया ट्रिप से, क्योंकि ये बोल के कि सिलेक्शन नहीं हुआ, आप कैटेगरी में नहीं बैठते हो, मतलब आपका एशिया में टॉप रैंकिंग टॉप 5 टॉप 10 में नहीं आता है, जबकि मैं एशिया में अलग अलग रैंकिंग में टॉप 5 के अंदर ही आती हूँ। अब मुझे ये बोल के लास्ट डे मेरा नाम काट दिया गया मुझसे, मतलब आए ही नहीं, जब सिलेक्शन लेटर था। और 3-4 महीनों बाद मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में क्वालिफाई कर रही हूँ। वर्ल्ड चैंपियनशिप में इतनी बड़ी 15 लोगों की टीम, 5 लोग गवर्नमेंट सैंक्शन पे थे और 10 लोग खुद के खर्चे थे, 15 लोगों की टीम में मैं अकेली क्वालिफाई कर रही हूँ। सुयश नारायण यादव ने क्वालिफाई किया है, वो ओलंपियन है ऑलरेडी, मेरा अलावा और कोई क्वालिफाई नहीं कर रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले, ऑस्ट्रेलिया जैसी सिंपल ओपन चैंपियनशिप के लिए मेरा कैसे क्वालिफाई नहीं हो सकता, जबकि सेम टाइमिंग था मेरा। अब ये क्या है, ये मुझे नहीं समझा। अब ये तो छोटी बात समझ के मैंने इसको छोड़ दिया। नहीं, लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन आपको क्या लगता क्या है कि रीजन है क्या डिस्क्रिमिनेशन के पीछे? तो देखिए, मैं नहीं जानती रीजन क्या है। रीजन यही होता है, इनके ग्रुप बने होते हैं, आई डोंट नो क्या होता है, मैं उसमें नहीं जाना चाहती, बट जो भी है। लेकिन ये बार बार ये चीज ना हो, ये बार बार, क्योंकि अगर मैं अभी चुप रही ना सर, तो हो सकता है ये जो पैसा हमें खर्च करना पड़ा वो हमें ये लोग ना देते, और बार इसके बाद भी ऐसा कोई फालतू सा रीजन देके हमारे अलावा और किसी लोगों को भी परेशान किया जाता। अब मेरी जगह, हम 5 की जगह, अब मैंने आज लोन लिया, बाकी चारों ने क्या किया आई डोंट नो, तो कोई गरीब बंदा होता जो पैसा खर्च नहीं कर पाता तो उसको तो कंपटीशन गया होता ना, आज वो कैसे जाता, नहीं पार्टिसिपेट कर सकता। तो ये बार बार किसी को, भाई हम लोग डिसेबल्ड है, देखो एबल लोगों को कितनी दिक्कतें आती है मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग को डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम, उसमें हमको शिक्षा लेना पड़ता है, ऊपर से इस तरह की प्रॉब्लम, मतलब हमको डबल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो इससे दिक्कतें बहुत ज्यादा होती है, तो किसी को तो आगे आना पड़ेगा ना। पीसीआई ने क्या आपको फोन किया, दोबारा आप पे प्रेशर डालने की कोशिश की कि आप ये क्या बोल रही हैं, आप क्या मीडिया को इंटरव्यू दे रही हैं? नहीं, कुछ नहीं बोला मुझे, बस स्विमिंग फेडरेशन के जो चेयरमैन हैं मिस्टर दबास, इन्होंने मुझे एक बार फोन करके बोला, पूछा कि क्या हुआ था एग्जैक्टली। मैंने बोला सर जो सही है वही मैंने बताया, और बस ठीक है बोले, और कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला बस कि ठीक है बोले, बेस्ट ऑफ लक तुम्हारे आगे के लिए, और कुछ नहीं। पीसीआई से मुझे ना तो कोई फोन आया, ना कोई मतलब कुछ भी मैसेज मेल कुछ भी नहीं है वहाँ से, क्योंकि वो लोग सारे लंदन में है अभी, एथलेटिक कंपटीशन हो रहा है और सारे लोग लंदन में है। तो पैरालंपिक कमेटी के जो मेन लोग हैं वो भी, उनमें से कुछ लोग डिसेबल होंगे या सारे एबल्ड हैं? सर जितना मुझे पता है सारे लोग एबल है, डिसेबल होंगे कुछ तो मुझे नहीं पता, बट वहाँ पे डिसेबल लोग होने चाहिए, बिकॉज ये एबल लोग हमारी प्रॉब्लम को नहीं समझ पाते। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन। डिसेबल लोग होने चाहिए, बट मुझे नहीं लगता, जिन लोगों को मैं जानती हूँ उनमें से कोई डिसेबल। क्योंकि पैरालंपिक में बहुत सारे हमारे दीपा मलिक जी हैं, आप हैं, और क्रिकेट में शेखर नायक हैं, और बहुत सारे लोग अलग अलग फील्ड के सभी डिसेबल कैटेगरीज में बहुत नाम कमाया, और दे कैन लीड इन अ बेटर वे, तो व्हाई डोंट दे गेट द अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट डिसेबल पीपल? वो तो होना चाहिए ना सर, कुछ लोग शायद हो भी सकता है, एक दो वो, हाँ नाम के लिए होंगे, कुछ लोग नाम के लिए होंगे, हाँ नाम के लिए होंगे, बट होनी चाहिए ना सर। बट हमारे इंडिया में ऐसा है ना कि जो चीज होनी चाहिए वो नहीं होती है, और जो नहीं होनी चाहिए वो पहले होती है। उम्मीद करते हैं चीजें बदल रही हैं और आने वाले टाइम में हमें ये भी बदलाव देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, जैसे अभी ये सब चीज हुई है, ये सब उछाला गया है मीडिया में, कि वो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे से स्ट्रिक्टली इन सब चीजों का ध्यान रखा जाए और हो जाए सारी चीजें अच्छे से। अब तक जो करप्शन, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इतना कुछ होने के बाद क्या आप किसी भी प्रेशर में हैं? बिल्कुल नहीं सर, मैं किसी प्रेशर में नहीं हूँ, और ना तो मुझे किसी चीज का डर है। हाँ बस मुझे और एक चीज का एक थोड़ा सा डर है कि सब इन लोगों का मैंने नाम लिया है, इन लोगों ने गलत किया है। अब ये हो सकता है कि ये कोशिश करे कि मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में ना जा पाऊँ, या मेरी वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने में ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे, ये पॉसिबल है, ये हो सकता है। बट अब मैं इसको डर के तो पीछे नहीं हट सकती, ये हो सकता है, ये ऐसा कर सकते हैं। और ना तो मैंने किसी के प्रेशर में आके ये स्टेटमेंट दिया, क्योंकि आफ्टर ऑल आई एम एडल्ट, मैं तो बच्ची तो हूँ नहीं कि किसी का मुझ पर प्रेशर आ जाए और मैं ये सब बोल दूं या फिर इससे पीछे हट जाऊँ। बिल्कुल। वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्या तैयारी है आपकी? अब तो मैं कर रही हूँ तैयारी, प्रैक्टिस कर रही हूँ, अभी जस्ट आई हूँ 2 दिन पहले, और परफॉर्मेंस अच्छा देने की कोशिश करूंगी मैं अपना, क्योंकि
इतना सब कुछ हो गया है, अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि परफॉर्मेंस को अपने अच्छे से बनाए रखूं मैं। अच्छा, अब हम थोड़ा सा ये प्रेशर से बाहर आते हैं। अब ये बताएं, आप जर्मन में आपका बढ़िया सा कोई इंसिडेंट शेयर करें जो आप वहाँ आपके साथ मेमोरेबल इंसिडेंट हुआ इन दिनों में। हाँ सर, जर्मन ट्रिप तो पूरा मेमोरेबल था मेरे लिए। एक्चुअली जर्मनी में सारे इवेंट्स 4 इवेंट थे मेरे जी। और चारों इवेंट में मैंने अपना टाइमिंग इम्प्रूव किया है, क्योंकि ये सब मतलब वहाँ एंजॉय करने के लिए अच्छे मूड में ये सब होने के लिए कुछ था ही नहीं, तो ये सब टेंशन और इवेंट का प्रेशर, यही दोनों चीजें चलती रही, सच बताया जाए तो जी। तो बस यही है कि अच्छा टाइमिंग किया मैंने, इन सब चीजों का परिणाम मेरे इवेंट पे नहीं हुआ। अगर मैं आपको बोलूं कि 5 टिप्स विजुअली इम्पेयर्ड को देने आपने स्विमिंग फील्ड में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो वो कौन से होंगे? देखिए, स्विमिंग फील्ड में 5 टिप्स, सवाल तो बड़ा मुश्किल है आपका। 5 टिप्स ये कैसे बताऊं मैं। देखिए, स्विमिंग सीखना जरूरी है, पहली बात तो मैं बताऊंगी, क्योंकि ये नहीं सिर्फ विजुअल इम्पैक्ट के लिए नहीं, मैं सबके लिए बोलूंगी कि स्विमिंग सीखो, एटलीस्ट इतना सीखो कि आप डूबो ना कहीं पानी में जाओ तो, मतलब अपनी जान बचाओ जी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए, स्विमिंग ये तो पॉलिटिक्स और ये नेगेटिव चीजें तो है, ये तो पहले से चलती आ रही, होता आ रहा है, बट आप इन चीजों को ना देखिए। अगर आपको एज अ करियर स्विमिंग चूज करना है तो आप कर सकते हैं। देखिए, दुनिया में अच्छी चीजें भी है। बिल्कुल नहीं, मैं वही जानना चाहता हूँ कि मतलब किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए आपको स्विमिंग करनी है, किस तरीके से आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, कौन सी डाइट लेनी चाहिए, उस तरह के टिप्स पूछ रहा हूँ मैं। देखिए, स्विमिंग के लिए फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी होती है, और स्विमिंग अगर आपको एज अ करियर आपको स्विमिंग चूज करना है तो आपको अपना बॉडी फिटनेस जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि फिटनेस के बिना आप एज अ करियर कोई भी स्पोर्ट्स को नहीं ले सकते। और रही जिम की बात, स्विमिंग के लिए जिम भी जरूरी है, बट जिम जब आप करेंगे तो विदाउट एनी इंस्ट्रक्टर आप जिम ना करें, क्योंकि जिम में प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो और हाँ, स्विमिंग भी खुद होके सीखने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ये रिस्की गेम है, तो किसी इंस्ट्रक्टर के साथ, किसी कोच के साथ जाके ही स्विमिंग सीखिए। और डाइट तो बहुत जरूरी है ही इन सब चीजों में। और फेवरेट क्या है आपका डिशेस में? अगर हम बात करें तो डाइट में सबसे ज्यादा क्या खाने को मिलता है आपको एज ए स्विमर? देखिए, ये एज अ स्विमर स्विमिंग में प्रोटीन की ज्यादा जरूरत होती है, तो जिन सारी चीजों में प्रोटीन होता है वो चीजें खानी पड़ती है। फैट नहीं चाहिए, फैटलेस चीजें खानी होती है, क्योंकि फैट बॉडी में बढ़ता है तो स्विमिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। इन जनरल आपकी क्या हॉबीज हैं? इन जनरल सर, मैं गाना पसंद करती हूँ, गाने सुनना पसंद करती हूँ, बुक्स पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, और बस। फिर हो जाए 2 लाइनें मूड चेंज के लिए। जी नहीं सर, सॉरी, अभी गाना नहीं गा। 2 लाइनें सिर्फ? सर मुझे याद नहीं आ रहा है गाना। कुछ भी गा दीजिए लिसनर्स के लिए। लिसनर्स के लिए तो बड़ा मुश्किल आपने ऐसे डाल दिया मुझे। चलिए ठीक है, मैं गाती हूँ। जी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थैंक यू सो मच मैम फॉर सिंगिंग। यू सिंग ब्यूटीफुल और योर मेलोडियस वॉइस। तो कंचन मैम, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट। रेडियो उड़ान की टीम, पूरी कम्युनिटी आपके साथ है और साथ ही साथ इन जनरल भी सारे देश आपके साथ है।
तो उम्मीद है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में आप अच्छा परफॉर्म करेंगी। हम तीसरी बार बात करेंगे रेडियो उड़ान पे और आप मेडल्स के साथ आएंगी और लोगों को आपकी इंटरव्यू से काफ़ी कुछ सीखने को पहले भी मिला था, इस बार भी उम्मीद है काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत नई चीज़ें, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आपने बताई है कि किस तरह हमें फाइट करनी चाहिए हालातों को देखते हुए। कई बार अपने सेल्फिश मोटिव से हटके पूरे कम्युनिटी के लिए या पूरे देश के लिए कैसे हमने लड़ना है, तो ये भी आपने सिखाया है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। जी हाँ दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे कंचन जी से, जिन्होंने अपनी जुबानी बताया जर्मन में क्या हुआ बर्लिन में उनके साथ। और यही हमारा मकसद था कि पूरी तरह से सच्चाई को जाना जाए कि हालात ऐसे क्यों बने, क्या हुआ, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का क्या स्टैंड है, गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है और इस लड़ाई का उनके ऊपर क्या असर है। बहरहाल कंचन जी के हौसले की हम सभी को दाद देनी चाहिए और रेडियो उड़ान की टीम उनके साथ है। मैं अगले सप्ताह आपको मिलूंगा फिर नए प्रोग्राम में। बहरहाल अभी आपको छोड़े चलता हूं इस हफ्ते की डिसेबिलिटी न्यूज के साथ, निशा जी के साथ। गुड इवनिंग दोस्तों, रेडियो उड़ान के प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में मैं आरजे निशा एक बार फिर आपके लिए डिसेबिलिटी सेक्टर से जुड़ी ढेरों खबरें लेकर हाजिर हो गई हूँ। इस शो में हर हफ्ते मैं आपके लिए डिसेबिलिटी सेक्टर से जुड़ी न्यूज लेकर हाजिर हो जाती हूँ। साथ साथ वो इवेंट्स जो आप अटेंड कर सकते हैं या फिर वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो अवेलेबल हैं, उनकी जानकारी भी मैं यहाँ पर लेकर आती हूँ। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं इन खबरों का ये सिलसिला। UDID, यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड, इस नाम से बहुत सारे लोग वाकिफ जरूर होंगे। जी हाँ, गवर्नमेंट ने ये UDID शुरू किए हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए, ताकि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी का एक नेशनल डेटाबेस क्रिएट किया जा सके और साथ साथ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को ये यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड बनाकर दिए जा रहे हैं, जो कि अक्रॉस द कंट्री वैलिड होंगे। बहुत सारी स्टेट्स में ये प्रोसेस पिछले 4 महीने से शुरू हो चुका है और बहुत सारे लोगों को अपने यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड मिल भी चुके हैं, पर कुछ कारणों से केरला में ये प्रोसेस डिले हुआ और फाइनली अब केरला में यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड बनने शुरू हो गए हैं। जी हाँ, UDID, यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड, जिनका डिस्ट्रीब्यूशन मार्च में शुरू हो जाना चाहिए था, पर केरला में ये डिस्ट्रीब्यूशन डिले हो गया और अब केरला गवर्नमेंट ने अश्योर किया है कि मिड ऑफ जुलाई से ये डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा। और इस डिले का कारण बताया गया है कि उन्हें एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सुटेबल जगहें नहीं मिली और अब स्टेट की 32,000 आंगनवाड़ीज में ये एप्लीकेशंस डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई हैं और जिन्हें UDID अपना बनवाना है वो वहाँ से ये एप्लीकेशन कलेक्ट करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड बनाने का मेन मोटिव है कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी का डाटाबेस कलेक्ट किया जा सके और साथ साथ पहले जो कि हमारा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता था वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में काम नहीं करता था, जिसकी वजह से पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को काफी प्रॉब्लम्स उठानी पड़ती थी। कई बार ऐसा होता था कि आप एक ही स्टेट में एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाएं तो भी आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इनवैलिड मान लिया जाता था और इस वजह से पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को काफी प्रॉब्लम्स होती थी। अब इस नए यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं, क्योंकि ये यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल होगा। ये आप इंडिया की किसी भी स्टेट में जाएं, किसी भी जगह पे जाएं, तो आप इस UDID को दिखाकर अपनी डिसेबिलिटी प्रूव कर सकते हैं। अब आपको अपनी डिसेबिलिटी प्रूव करने के लिए कोई और सर्टिफिकेट रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड की मदद से आप गवर्नमेंट के द्वारा दी गई पॉलिसीज और बेनिफिट्स का फायदा भी आराम से उठा पाएंगे। इस UDID को बनवाने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस तरह है। पहली कैटेगरी उन लोगों की है जिनके पास ID और सर्टिफिकेट है डिसेबिलिटी प्रूव करने के लिए, और दूसरी कैटेगरी उन लोगों की है जिनके पास सिर्फ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, और तीसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनके पास ना तो ID है और ना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है। अगर आप पहली दोनों कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं है, इन्हीं डॉक्यूमेंट से आपका UDID बन जाएगा। पर थर्ड कैटेगरी वाले लोगों को पहले अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। स्टेट के 32,000 आंगनवाड़ीज में
ये एप्लीकेशंस डिस्ट्रीब्यूट हो गई हैं, जहां से कलेक्ट कर ये एप्लीकेशंस फिल की जा सकती हैं। दिस यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड विल एनकरेज transparency, efficiency and ease of delivering government benefits to persons with disabilities and will also provide the uniformity in the assistance provided। और यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड की वजह से जो डेटा बेस बनेगा उससे ये ट्रैक भी किया जा सकता है कि किस पर्सन विद डिसेबिलिटी को कौन सा बेनिफिट प्रोवाइड किया गया है। गवर्नमेंट बेनिफिट्स तो पर्सन विद डिसेबिलिटी को पहले भी दे रही थी, पर एक्चुअल में जिसको बेनिफिट मिलना चाहिए था उसके पास बेनिफिट पहुंच नहीं रहा था। पर अब इस यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड के आने के बाद ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। खैर, प्रॉब्लम्स कितनी दूर होंगी, कब तक दूर होंगी, ये तो समय ही बताएगा, क्योंकि प्रॉब्लम एक सेक्टर में नहीं है, हर सेक्टर में है। पर्सन विद डिसेबिलिटी को हर जगह अपने राइट्स के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर हमारे पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है या फिर हम यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड बनवा भी लेते हैं, तो भी उन लोगों का क्या जो कि कानून के रखवाले बनकर कानून का ही मजाक उड़ाते हैं। रेलवेज ने पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए ट्रैवलिंग इजी बनाने के लिए एक डिसेबल कोच रखा है, पर पिछले 6 महीने की अगर बात करें तो 263 पुलिसमैन या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को बिलोंग करते हैं, उन्होंने रेलवे के इन्हीं डिसेबल कोचेस में ट्रैवल किया। वो कोचेस जो कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी या फिर कैंसर पेशेंट्स के लिए बनाए गए हैं। एक्टिविस्ट समीर जवेरी ने बताया कि 2013 में नितिन गायकवाड़ जो कि एक हैंडीकैप पर्सन है, वो ट्रेन के इसी स्पेशल कोच में सफर करना चाहते थे, पर जब उन्होंने ट्रेन बोर्ड की तो वहाँ पर पहले से ही बहुत सारे पुलिस ऑफिशियल्स बैठे हुए थे। जब उसने उन लोगों से ये पूछा कि आप इस डिसेबल कोच में क्यों ट्रेवल कर रहे हैं, तो उन लोगों ने नितिन को बहुत बुरी तरह मारा, जिसके बाद नितिन ने उन लोगों की कंप्लेंट भी की और साथ साथ उसने हाई कोर्ट में एक रिटन पिटीशन भी डाली। उसके बाद नितिन गायकवाड़ ने कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के पास एक पिटीशन भी फाइल की, जिसके रिजल्ट में उन्होंने ऑर्डर दिया कि इन स्पेशल कोचेस में एक सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए ताकि पता चले कि कौन इन कोचेस में सफर कर रहा है। साथ साथ एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया जाए जो कि चेक रखे कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी ही इस कोच में सफर कर रहे हैं, और अवेयरनेस कैंपेन्स चलाने की भी बात की गई, पर हुआ कुछ भी नहीं। अभी रिसेंटली ही रेलवे के डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर मिस्टर सचिन बहलोत ने पुलिस कमिश्नर को और गवर्नमेंट रेलवे पुलिस को भी इस बारे में लिखा और उन्हें कहा कि इसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए। ये भी बताया जा रहा है कि मिस्टर बहलोत ने डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में 40 एप्लीकेशंस फाइल की हैं, जिनमें उन ऑफिशियल्स के नाम भी हैं जिन्होंने इनलीगली इन कोचेस में ट्रैवल किया है। इन 263 ऑफिशियल्स में से ज्यादातर सिटी पुलिस या फिर गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के ऑफिशियल्स हैं। मिस्टर बहलोत ने ये भी एश्योर किया कि इन ऑफिशियल्स के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे। जिन लोगों के नाम हमारे पास आ चुके हैं, वो अगर दोबारा इन कोचेस में गए तो उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस होंगे, और जिन लोगों ने पहले ही इन कोचेस में ट्रैवल किया है उन्हें नोटिसेस दे दिए गए हैं। पर इस सब में दुख की बात यह है कि हमारे कानून के रखवाले ही अगर ये काम कर रहे हैं तो हम किससे उम्मीद करें, किसके पास मदद मांगने जाएं? अगर पुलिस ही इलीगली इन कोचेस में ट्रैवल कर रही है तो फिर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी मदद किससे मांगे? एक्शंस लेने की बात की तो गई है, पर सच में एक्शंस लिए जाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात है। अश्योरेंस तो हर बार मिलता है, पर एक्शंस नहीं होते। जो काम होना चाहिए वो होता नहीं है, जिसकी वजह से पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को बहुत सारी प्रॉब्लम्स उठानी पड़ती है। जैसे कि ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एग्जाम देने जा रहे थे, पर डिसेबल कोच का दरवाजा बंद होने की वजह से ये एग्जाम दे ही नहीं पाए। गलती चाहे किसी की भी हो, चाहे उन लोगों की जिन्होंने डिसेबल कोच का दरवाजा नहीं खोला, या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स की जिन्होंने इनकी प्रॉब्लम को सुना नहीं, इनकी मजबूरी को समझा नहीं। पर मिस्टर वैभव शुक्ला जो कि वेडनेसडे को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमफिल का एंट्रेंस टेस्ट देने आना चाहते थे, वो अब इस टेस्ट को नहीं दे पाए और इस साल वो एमफिल के लिए एनरोल नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, मिस्टर वैभव शुक्ला जो कि गोरखधाम एक्सप्रेस ट्रेन से दिल्ली आना चाहते थे, वो, उनका भाई और उनका ड्राइवर उन्हें छोड़ने इस ट्रेन के डिसेबल कोच तक पहुंचा। वहाँ पर दरवाजा बंद था।
इनके भाई ने और ड्राइवर ने दरवाजा बहुत खटखटाया, बहुत कोशिश की, लोग अंदर से देख तो रहे थे पर उन्होंने दरवाजा नहीं खोला, जिसकी वजह से वैभव शुक्ला इस डिब्बे में चढ़ नहीं पाए। दूसरा डिसेबल कोच जो कि ट्रेन के दूसरे एंड पर था, वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल था क्योंकि बारिश हो रही थी। सिर्फ 2 मिनट का टाइम था और इस डिब्बे से उस डिब्बे तक जाने में टाइम लग रहा था, जिसकी वजह से वैभव की ट्रेन मिस हो गई। और बाकी के डिब्बे जो कि बहुत ज्यादा भरे हुए थे, वैभव जो कि टोटली ब्लाइंड है, विजुअली इम्पेयर्ड है, उनके लिए उन डिब्बों में सफर कर पाना बहुत मुश्किल होता। फाइनली वैभव की ट्रेन छूट गई और वैभव का सपना भी टूट गया। थर्सडे को वैभव दिल्ली पहुंचे और फिर उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट किया, उन्हें अपनी सारी प्रॉब्लम बताई, पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स का कहना है कि वो अब कुछ नहीं कर सकते। वैभव जो कि अब बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, बहुत दुखी हैं। उनका रेलवे ऑफिशियल से ये सवाल है कि 2 डिसेबल कोचेस ट्रेन के 2 एंड्स पर रखने का क्या मतलब। कम से कम अगर वो दोनों कोचेस साथ साथ होते तो वैभव एक कोच में नहीं चढ़ पाते तो दूसरे में ट्राई तो कर लेते। और दूसरा, कोई ना कोई गार्ड तो होना चाहिए, कोई ना कोई तो होना चाहिए ये देखने के लिए कि इस कोच का दरवाजा स्टेशन पर खुल रहा है या नहीं। जी हाँ, इस तरह के बहुत सारे सवालों के जवाब पर्सन्स विद डिसेबिलिटी अथॉरिटीज से, ऑफिशियल से, गवर्नमेंट से मांगते रहते हैं, पर उनको ये जवाब बहुत कम ही मिल पाते हैं। पर मिस्टर वैभव शुक्ला की इस प्ली को हाई कोर्ट ने सुना भी, इस पर एक्शन भी लिया और साथ साथ रेलवे और दिल्ली यूनिवर्सिटी से जवाब भी मांगा। जी हाँ, मिस्टर वैभव शुक्ला जिनकी ट्रेन मिस हुई क्योंकि डिसेबल कोच में लोगों ने दरवाजा नहीं खोला और वो ट्रेन में बोर्ड नहीं हो पाए, जिसकी वजह से उनका फ्यूचर भी स्पॉइल हो रहा है। जी हाँ, वो एमफिल करना चाहते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जिसका एंट्रेंस देने के लिए वो ट्रेन से आ रहे थे, बट क्योंकि उस डिसेबल कोच का किसी ने दरवाजा नहीं खोला और दूसरी डिसेबल कोच बहुत दूर थी, इस वजह से वो ट्रेन में चढ़ नहीं पाए और उनका ये एंट्रेंस एग्जाम मिस हो गया। उन्होंने इसके अगेंस्ट हाई कोर्ट में अपील की और हाई कोर्ट इस इंसिडेंट को सुनकर बहुत शॉक्ड भी है और हाई कोर्ट ने रेलवे ऑफिशियल से जवाब भी मांगा है कि वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की तरफ इतने इनसेंसिटिव क्यों हैं और वो कोचेस जो स्पेशली पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए बनाए गए हैं, स्पेशली उनको अलॉट किए गए हैं, उन कोचेस में नॉर्मल लोग कैसे चढ़ जाते हैं। हाई कोर्ट ने रेलवे को कहा है कि ये कोचेस जो कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए स्पेशली बनाए गए हैं, इनमें रेलवे का कोई ऑफिशियल क्यों नहीं होता। इसमें रेलवे को कोई ऑफिशियल होना चाहिए ये देखने के लिए कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को उनके राइट्स आराम से मिल रहे हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। अगर इन डिसेबल कोचेस में एक स्पेशल ऑफिसर होगा तो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, साथ साथ कोई भी नॉन डिसेबल पर्सन इन कोचेस में नहीं चढ़ पाएगा। और हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि हर डिसेबिलिटी की कुछ अलग स्पेशल नीड्स होती हैं और रेलवे को उन्हें कंसिडरेशन में लाना होगा, रेलवे को उन सब का ध्यान देना होगा। रेलवे में इम्प्रूवमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के साथ इस तरह के केसेस आए दिन होते रहते हैं। अभी हाल ही में जो केस मिस सुवर्णा राज के साथ हुआ, उससे तो आप सब वाकिफ होंगे ही। जी हाँ, मिस सुवर्णा राज जो कि एक पैरा एथलीट चैंपियन है, जो फिजिकली चैलेंज्ड है और उन्हें फिजिकली चैलेंज होने के बावजूद भी रेलवे में ऊपर का बर्थ अलॉट किया। वो जो ऊपर के बर्थ पर जा नहीं सकती थी, उन्हें बहुत रिक्वेस्ट के बाद भी नीचे का बर्थ नहीं दिया गया, जिसकी वजह से उन्हें जमीन में चादर बिछाकर सोना पड़ा। पैरा एथलीट मिस सुवर्णा राज के साथ हुए इस इंसिडेंट के बाद तुरंत रेलवे मिनिस्टर मिस्टर सुरेश प्रभु ने एक इंक्वायरी बिठाई और रेलवे ऑफिशियल्स को करेक्टिव मेजर्स लेने के लिए कहा ताकि इस तरह के इंसिडेंट्स फ्यूचर में ना हो। और उसी के जवाब में रेलवे ने एक ऑर्डर पास किया है जिसमें ट्रेन के 3 AC कोचेस में लोअर बर्थ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए रिजर्व किए जाएंगे। ये कोटा मेल ट्रेन एज वेल एज एक्सप्रेस ट्रेन के लिए भी होगा। अभी तक ये कोटा सिर्फ स्लीपर क्लास में होता था, पर अब से 3 AC कोचेस में भी ये कोटा पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए किया जाएगा। और साथ साथ एक सॉफ्टवेयर भी जल्दी ही तैयार हो जाएगा जिसकी मदद से पर्सन्स विद डिसेबिलिटी अपनी टिकट बुक करा सकेंगे। चेन्नई के कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर्स के बाहर पर्सन्स विद फिजिकल डिसेबिलिटीज ने प्रोटेस्ट किया है ड्यू टू द लैक ऑफ व्हील चेयर्स।
चेन्नई में 2800 से भी ज्यादा कॉर्पोरेशन बिल्डिंग्स और 15 जोन्स के बाहर बैरियर फ्री एटमॉस्फेयर की मांग करते हुए प्रोटेस्ट किया गया। चेन्नई की डॉर्कस रिसर्च सेंटर, जो कि एक चेन्नई बेस्ड एनजीओ है और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के बेनिफिट के लिए काम करते हैं, इस रिसर्च सेंटर के मेंबर्स ट्यूसडे को चेन्नई के कॉर्पोरेशन बिल्डिंग्स के हेडक्वार्टर्स में पहुंचे। यहाँ पर ये लोग चेन्नई के ही एक कॉर्पोरेशन नाइट शेल्टर होम की पुअर कंडीशंस के अगेंस्ट हेल्थ ऑफिसर को एक पिटीशन फाइल करने पहुंचे। जब ये लोग मेन बिल्डिंग में पहुंचे तो वहाँ अथॉरिटीज ने इन्हें गाइड किया ऑफिसर के कैबिन तक जाने के लिए। ये कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर, जो कि एक 5 मंजिला बिल्डिंग है, इसमें रैम्प्स प्रॉपर्ली बने हुए हैं। तो इन लोगों ने व्हील चेयर्स की डिमांड की, जो व्हील चेयर्स इन्हें प्रोवाइड नहीं कराई गई, जिसके अगेंस्ट इन लोगों ने वही कॉर्पोरेशन बिल्डिंग के हेडक्वार्टर के बाहर ही प्रोटेस्ट कर दिया। इन लोगों का कहना है कि अगर आप हमें व्हीलचेयर प्रोवाइड नहीं कराएंगे तो क्या हम इन रैम्प्स पे क्रॉल करके जाएं? रैम्प्स बनाने का फायदा ही क्या अगर यहाँ पर फैसिलिटीज प्रोवाइड ना कराई जाएं तो। जिस प्रोटेस्ट के बाद 2 व्हीलचेयर्स उसी टाइम पास के हॉस्पिटल से लाकर अरेंज करवा दी गई, पर इन लोगों ने कहा कि हमें परमानेंट रिलीफ चाहिए, यहाँ पर सब लोगों के लिए व्हीलचेयर चाहिए, अदरवाइज ये लोग प्रोटेस्ट खत्म नहीं करेंगे। जिस पर चार्ल्स प्रभाकरन, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर है फ्रॉम द कमिश्नरेट फॉर द वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, इन्होंने उसी टाइम वही स्पॉट पर 10 व्हीलचेयर्स मंगवाई और इन लोगों को अश्योर किया कि ये 10 व्हीलचेयर्स यहाँ पर अब हमेशा रहेंगी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की मदद के लिए। जिसके बाद ये प्रोटेस्ट खत्म हो गया। जी हाँ, तो अपने हक के लिए लड़ना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे तो लोग हमें इसी तरह इस्तेमाल करते रहेंगे, हमारी कमजोरी का, हमारी मजबूरी का फायदा उठाते रहेंगे। जुलाई 4 को आई जीएसटी काउंसिल की स्टेटमेंट के हिसाब से जो एड्स एंड अप्लायंसेस पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के द्वारा यूज किए जाते हैं, उन पर जीएसटी टैक्स को घटाकर 5% कर दिया गया और ये एक बहुत अच्छी खबर है। पर ऑल ओवर इंडिया के डिसेबिलिटी राइट एक्टिविस्ट इस बात का कड़ा विरोध करते हैं। जी हाँ, जीएसटी काउंसिल का कहना है जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के द्वारा एड्स एंड अप्लायंसेस यूज किए जाते हैं, जिन पर जीएसटी टैक्स को घटाकर 5% कर दिया गया है, ये पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए एक विन टू विन सिचुएशन है। ये उनके लिए एक कंसेशन है, पर ये स्टेटमेंट मिसलीडिंग भी है और इनकरेक्ट भी। जीएसटी टैक्स लगने से पहले पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के द्वारा यूज किए जाने वाले ये सारे एड्स एंड अप्लायंसेस टैक्स फ्री थे, कार से लेकर ब्रेल टाइपराइटर तक। ये एड्स एंड अप्लायंसेस जो कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। इन एड्स एंड अप्लायंसेस के बिना एक पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की एजुकेशन, उनकी मोबिलिटी, उनकी एम्प्लॉयमेंट और साथ साथ उनके राइट्स और उनकी ड्यूटीज भी इफेक्ट होती हैं। और इन सारी जरूरी चीजों पर गवर्नमेंट ने 5% का जीएसटी टैक्स लगा दिया गया है। और हैरानी की बात ये है कि बहुत सारी ऐसी आइटम्स जो कि पूजा के लिए यूज होती हैं या फिर कुमकुम, बिंदी, चूड़ियों जैसी आइटम्स भी जीएसटी टैक्स से एग्जेम्प्ट की गई हैं। जहां अनपॉलिश्ड डायमंड्स पर सिर्फ 0.25% का जीएसटी टैक्स लगा है, वहीं पॉलिश्ड डायमंड्स और गोल्ड पर 3%। और वो डाइपर्स जो कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी या एल्डरली पीपल यूज करते हैं, उन पर 12% का जीएसटी टैक्स लगा है। इस सब से साफ साफ समझ में आता है कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी लिस्ट में पर्सन्स विद डिसेबिलिटी का कोई नाम नहीं। इस पर पूरी कंट्री में वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुआ। सभी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के हेड्स ने, एनजीओज के हेड्स ने, डिसेबल राइट एक्टिविस्ट ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, जिस पर गवर्नमेंट ने आकर कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दी। मिस्टर राहुल गांधी ने जुलाई 4 को एक ट्वीट दिया, जिस पर काउंसिल ने क्लेरिफिकेशन देते हुए कहा कि ये 5% का जीएसटी टैक्स मैन्युफैक्चर के बेनिफिट के लिए लगाया गया है। वो मैन्युफैक्चर जिसे रॉ मटेरियल खरीदना होगा, उसे वहाँ टैक्स पे करना होगा, उसके बेनिफिट के लिए ये 5% का जीएसटी टैक्स इम्पोज किया गया है, जबकि ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल बेबुनियाद है। ध्यान में रखने की बात ये भी है कि ब्रेल टाइपराइटर, रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले, ब्रेल नोट टेकर, टॉकिंग वॉचेस, क्लॉक्स, ऑडियो लेबलिंग डिवाइसेस, टॉकिंग थर्मामीटर्स, टॉकिंग वेइंग मशीन्स, डेजी प्लेयर्स एक्सेट्रा आर ऑल इम्पोर्टेड आइटम्स, और इन पर मैन्युफैक्चर के बेनिफिट के लिए टैक्स लगाना ये तो बिल्कुल बेबुनियाद है। इन सभी आइटम्स पर पहले कोई भी टैक्स नहीं लिवाया होता था। और अगर डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स की भी बात करें तो
एल्यूमिनियम की स्क्वायर ट्यूब्स और राउंड ट्यूब्स जो कि आर्टिफिशियल लिम्स बनाने में यूज होती हैं, और बहुत सारे रिहेबिलिटेशन एड्स जिन पर पहले कोई भी टैक्स नहीं लगता था। तो अब इन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स की बेनिफिट के लिए जीएसटी टैक्स लगाने की बात तो बिल्कुल ही आउट ऑफ क्वेश्चन है। तो इस सारी इन्फॉर्मेशन से हम आराम से समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट के इंटेंशंस क्या हैं। गवर्नमेंट के इंटेंशंस पर्सन विद डिसेबिलिटी को कोई बेनिफिट देने के तो नहीं है। गवर्नमेंट के इंटेंशंस कुछ और ही हैं जो वो क्लैरिफाई नहीं कर रहे। प्रिंसेस इंडिया 2017, अ ब्यूटी पैजेंट ओनली फॉर विजुअली इम्पेयर्ड फीमेल्स, जो इस साल वुमेन्स डे पर मुंबई में हुआ। आपने इस ब्यूटी पेजेंट के बारे में सुना जरूर होगा, आपने इसे एंजॉय जरूर किया होगा, पर अगर आप स्मार्ट हैं, टैलेंटेड हैं, कॉन्फिडेंट हैं, गॉर्जियस हैं और आप पिछली बार इस ब्यूटी पेजेंट के लिए रजिस्टर नहीं करवा पाए, तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी एक बार फिर से अवेलेबल है। जी हाँ, प्रिंसेस इंडिया 2018। अगर आपका हमेशा से ये सपना था कि आप ब्यूटीफुल से कपड़े पहनकर, लहंगास, एथनिक ड्रेसेस पहनकर कॉन्फिडेंटली रैंप पर मूव करेंगी, तो आपका ये सपना पूरा करने का टाइम आ गया है। जी हाँ, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है मुंबई बेस्ड एनजीओ ब्लाइंड स्ट्रीम इन कोलैबोरेशन विद रेडियो उड़ान। अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं, कॉन्फिडेंट हैं, स्मार्ट हैं, गॉर्जियस हैं, तो आप रजिस्टर करा सकते हैं प्रिंसेस इंडिया 2018, जो कि एक ब्यूटी पेजेंट है ओनली फॉर विजुअली इम्पेयर्ड वुमेन, और इसे रजिस्टर कराने की लास्ट डेट है 31 जुलाई। सो ऑल यू गॉर्जियस लेडीज, हरी आप, कहीं ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी एक बार फिर से मिस ना हो जाए। जी हाँ, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 31 जुलाई और रजिस्ट्रेशन कराना होगा www.blindstream.com www.blindsdream.com पर। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो बातें आपको ध्यान में रखनी है वो इस तरह हैं। www.blindstream.com पर जाकर आपको एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल करना है। उस फॉर्म की नेसेसरी इन्फॉर्मेशंस जैसे कि नेम, एड्रेस, फोन नंबर, वो सब फिल करना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ आपको अपना एक कंप्लीट रिज्यूम अपलोड करना वो भी कंपलसरी है। उसके बाद आपको देनी होगी अपनी 2 गॉर्जियस सी फोटोग्राफ्स, और याद रहे ये फोटोग्राफ्स पासपोर्ट साइज नहीं होनी चाहिए। इन फोटोग्राफ्स में आप क्लियरली विजिबल होने चाहिए। और एज लिमिट है 16 इयर्स टू 30 इयर्स। इसी एज लिमिट के अंदर आपको फॉल होना चाहिए। इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट के फर्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट होंगी सिर्फ 30 फीमेल्स, तो ध्यान रहे आप अपनी बेस्ट फोटोग्राफ्स ही अपलोड कीजिए। और हाँ, जो इन्फॉर्मेशन आप शेयर करें वो ऑथेंटिक हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप अभी कुछ गलत लिख दें बट बाद में वो हो ही ना, तो आप 1 सेकंड के अंदर डिस्क्वालीफाई हो सकती हैं। इस ब्यूटी पेजेंट का फर्स्ट राउंड देश की किसी भी स्टेट में हो सकता है। अगर आपकी एप्लीकेशन सिलेक्ट हुई तो आपके पास एक फोन कॉल आएगा और आपको उस फर्स्ट राउंड के बारे में बताया जाएगा। और इस फर्स्ट राउंड के लिए आपको तैयार रखना होगा एक डांस और एंटरटेनिंग परफॉर्मेंस, रैंप वॉक, अ प्रेजेंटेशन और अ स्पीच बाय यू, बी रेडी टू आंसर एनी क्वेश्चंस। इन सारी चीजों से आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी और आपके कॉन्फिडेंस का पता चलेगा। और इसके लिए मेरी एडवाइस यही है कि आप कॉन्फिडेंट रहिए। अगर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे तो आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस जरूर दे पाएंगे। याद रहे, सेकेंड राउंड के लिए सिर्फ 12 ही पार्टिसिपेंट सेलेक्ट होंगे और सेकेंड राउंड होने वाला है ड्रीम नगरी मुंबई में। इस राउंड के बाद 3 ही लोग सेलेक्ट होंगे, फर्स्ट रनर अप, सेकेंड रनर अप एंड द प्रिंसेस इंडिया। तो सोच क्या रहे हैं, अपनी इस ब्यूटी और करिश्मा को अपने पास रखकर कोई फायदा नहीं, दुनिया को इसकी झलक जरूर दिखाइए। और अभी भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस हैं और आप कुछ और जानकारी चाहते हैं तो आप मेल कर सकते हैं blindstream786@gmail.com blindstream786@gmail.com या फिर danish.mahajan88@gmail.com danish.mahajan88@gmail.com। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि हर पर्सन विद डिसेबिलिटी की लाइफ दिन पर दिन और ज्यादा इम्प्रूव होगी और ज्यादा कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट होगी, उनके सक्सेस के रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। मैं आरजे निशा आपसे लेती हूँ इजाजत। अगले हफ्ते सेम टाइम सेम चैनल
सेम शो में मैं आपके लिए डिसेबिलिटी सेक्टर से जुड़ी और ढेर सारी खबरें लेकर हाजिर हो जाऊंगी।